स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद केशा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्कशीट फर्स्ट के बारे में बात की थी, जो मुद्रा और साख से रिलेटेड थी, और इस वीडियो में हम वर्कशीट सेकंड के बारे में बात करेंगे। उसका टॉपिक मुद्रा और साख ही है, लेकिन उसमें हम उसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। अब हम बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत में बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। आप सभी स्टूडेंट को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, जो आपके वर्कशीट में दिया है। मैं उसको ही डिटेल में बता रही हूँ आपको, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। इसके अलावा आप देखोगे जो बैंक है ये अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। नॉर्मली आप जाओगे बैंक में खाता खुलवाने के लिए, तो आप खाता क्यों खुलवाते हैं? ताकि आप बैंक में अपनी मनी को, अपने पैसे को, अपने मुद्रा को सेव करके रख सको, और आवश्यकता पड़ने पर उस पैसे को आप वहां से निकाल भी सकते हो। यानी बैंक का पहला काम क्या होता है? आपके पैसे को जमा करना। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है आपका कि जो बैंक है वो आपके जमा किए हुए पैसे पर आपको सूद भी देता है। कहने का मतलब है जो पैसे आप बैंक में सेव करते हो, उस पैसे के ऊपर आपको बैंक के द्वारा कुछ इंटरेस्ट या सूद भी दिया जाता है। साथ ही साथ आप देखोगे इसका नेक्स्ट इम्पोर्टेंट काम क्या है बैंक का, कि बैंक जो है आवश्यकता पड़ने पर आपको ऋण भी उपलब्ध कराती है। यानी कभी आपको कोई बिजनेस सेटअप करना है, आपको एजुकेशन आगे लेनी है, तो आप उस समय क्या करोगे? अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप बैंक जा करके वहां से पैसे यानी लोन पर ले सकते हो, बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हो। यानी ये बैंक का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इसके बाद आपको इसमें दे रखा है कि जो बैंक है उसमें आप पैसा जमा ही नहीं करते, बल्कि साथ ही साथ सरकार के द्वारा स्टूडेंट्स को जो स्कॉलरशिप दी जाती है, जिसे हम हिंदी में छात्रवृत्ति कहते हैं, या फिर कोई व्यक्ति अगर जॉब कर रहा है तो उसकी जो पेंशन है, इसके अलावा जो सब्सिडी है, जैसे आप एलपीजी गैस आप लोगों के घर पे आता है, तो उससे रिलेटेड जो सब्सिडी है या आर्थिक जो सहायता मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, उससे संबंधित जो पैसा है वो पैसा भी ट्रांसफर होकर आपके खाते में आता है। तो बैंक में जो हम खाता खुलवाते हैं उसमें पैसा जमा ही नहीं होता, बल्कि उसके अंतर्गत हमारी छात्रवृत्ति, हमारे पेंशन, हमारे जो आर्थिक सहायता हमें दी जाती है, जिसे हम सब्सिडी कहते हैं, उसके पैसे भी उसके अंतर्गत हमें प्राप्त होते हैं। तो स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत के बारे में। आप लोग सभी स्क्रीन पे देखिए, आपकी जो वर्कशीट है उसमें आगे औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत के बारे में बताया गया है। अगर हम औपचारिक स्रोत की बात करते हैं तो किसी बैंक से या बड़े सहायता समूह से जो हम लोन लेते हैं, या किसी बड़े संस्थान से जो हम लोन लेते हैं, जिसके अपने रूल रेगुलेशन होते हैं, जिसमें ब्याज की अपनी एक दर फिक्स होती है, तो उस संस्थान को हम औपचारिक स्रोत कहते हैं। अगर हम ऋण के अनौपचारिक स्रोत के बारे में बात करें, तो ऋण के अनौपचारिक स्रोत के अंतर्गत वो स्रोत होते हैं, जैसे आप किसी बड़े महाजन से ऋण ले लो, पैसे उधार ले लो, या अपने किसी फ्रेंड से या अपने किसी रिश्तेदार से ऋण लेते हैं, तो उसे हम अनौपचारिक स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि ऋण का जो अनौपचारिक स्रोत होता है, उसके अंतर्गत जो ऋण प्राप्त करने वाला व्यक्ति है उसका शोषण ज्यादा होता है। रीजन ये होता है कि उसमें जो रूल रेगुलेशन होते हैं वो निर्धारित नहीं किए जाते। ऋण देने वाला व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार ऋण घटा या बढ़ा देता है, उसके कुछ रूल रेगुलेशन नहीं होते। कई बार जो व्यक्ति ऋण ले रहा है उसकी संपत्ति तक जब्त कर ली जाती है। तो अनौपचारिक स्रोत की तुलना में जो ऋण का औपचारिक स्रोत होता है, यानी किसी बड़े बैंक से या बड़े संस्थान से जो हम ऋण लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात की गई है आपकी इसमें परिसंपत्तियों की। अब हम बात करते हैं परिसंपत्तियों के बारे में। परिसंपत्ति जिसे इजी लैंग्वेज में आपके दिया भी गया है, इसमें ऋण आधार या कोलेटरल कहते हैं इंग्लिश में। यानी जब हम किसी व्यक्ति से या किसी बड़े संस्थान से ऋण लेते हैं तो अपनी कोई वस्तु गिरवी के तौर पर उसके पास रखते हैं। यानी जब अगर हम बैंक से बात करें, या बैंक से आप ऋण लेने के लिए जाते हो, तो बैंक जो है वो आपसे एक ऋण आधार मांगता है, जिसे इंग्लिश में कोलेटरल कहते हैं, जिसमें आपकी जमीन हो सकती है, या आपके जेवर हो सकते हैं, या मकान हो सकते हैं, उसके कागज हो सकते हैं। आप वो वहाँ गिरवी रखते हो या अपनी परिसंपत्ति को वहाँ ऋण के आधार पर रखते हो, उसके बदले में आपको ऋण दिया जाता है। और बैंक के ये रूल रेगुलेशन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि जिस भी व्यक्ति को ऋण दिया जाता है उससे संबंधित उसके कोलेटरल बैंक के पास सबमिट होते हैं। ठीक है। तो परिसंपत्तियों का भी ऋण लेने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को अच्छे से। तो एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि मुद्रा एवं साख के इस वाले
जो वर्कशीट है इसमें आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक कहलाता है, क्योंकि उसका मुख्य कार्य जो है वो नोट जारी करना है। उसके अंतर्गत बहुत सारे बैंक आते हैं और बैंक क्या करता है, बैंक मुख्य रूप से आपके पैसों को अपने खाते में जमा करता है, आवश्यकता पड़ने पर आपको ऋण देता है और साथ ही साथ जो भी छात्रवृत्ति है, स्कॉलरशिप है, पेंशन है और इसके अलावा जो आर्थिक सहायता है वो भी बैंक में आपकी जमा की जाती है और ट्रांसफर किया जाता है सरकार के द्वारा। तो आई थिंक आप लोगों को ये सारा क्लियर हो गया होगा। और औपचारिक अनौपचारिक स्रोत के बारे में हमने बात की। तो औपचारिक स्रोत के अंतर्गत बड़े संस्थान या बैंक से ऋण लिया जाता है, जबकि अनौपचारिक स्रोत में आपके सगे संबंधी, आपके भाई बहन, आपके दोस्त जिससे आप ऋण लेते हैं वो आते हैं, जिसके अंतर्गत कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है और जो ऋण प्राप्त करने वाला व्यक्ति है उसका शोषण भी काफी ज्यादा होता है। इसलिए अनौपचारिक स्रोत की तुलना में औपचारिक स्रोत को ज्यादा बेहतर माना जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। सभी बच्चे अपने एक बार स्क्रीन पे देखिए तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, यहाँ पे रिजर्व बैंक के कार्य दिए गए हैं। रिजर्व बैंक अभी हमने बात करी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम बैंकों का बैंक कहते हैं और इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम हैं, जिसमें से कुछ काम आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे जो आपके वर्कशीट में दिए गए हैं। तो पहला काम जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है मुद्रा जारी करना। यानी बहुत सारे बैंक है लेकिन किसी भी बैंक के पास ये अधिकार नहीं है। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारा जो केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसी के पास नोट जारी करने का अधिकार है। सेकंड है आपका ब्याज की दरों को निर्धारित करना। यानी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसके अंतर्गत जितने भी बैंक आते हैं वो बैंक आप लोगों को एक निश्चित दर पर पैसे जो है आवश्यकता पड़ने पर उधार देते हैं। तो उसकी जो ऋण की दर है वो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निर्धारित की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका मौद्रिक नीति की समीक्षा करना। मौद्रिक नीति यानी मुद्रा जारी करने से संबंधित जो नीतियां बनाई जाती है, जो रूल रेगुलेशन, जो नियम कानून बनाए जाते हैं, उन नियम कानूनों को लागू करना, उनको बनाने का काम भी जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट है आपका बैंकों की कुछ राशि का नगद संचयन करना। जितने भी बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास एक अपना निश्चित अमाउंट जो है वो सबमिट कराते हैं, जमा कराते हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनकी हेल्प कर सके। यानी कभी ऐसा होता है कि बैंकों का दिवालिया निकल जाता है, बैंक करप्ट हो जाते हैं, तो उस समय जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनकी जमाओं का यूज करके ऐसे बैंकों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका बैंक एवं स्वयं सहायता समूहों की कार्य प्रणाली पर नजर रखना। अगर हम बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो ये सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट बैंक कहलाता है। इसके अंतर्गत बहुत सारे बैंक आते हैं, तो उन बैंकों की जितने भी कार्य प्रणाली है, जैसे आप लोगों को ऋण प्रदान करना, उससे रिलेटेड जो नियम कानून है, जो ऋण की दर है, ये सभी निश्चित करने का काम किसका है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। साथ ही साथ बहुत सारे स्वयं सहायता समूह होते हैं, जैसे गांव में आप जाओगे या किसी सोसाइटी में जाओगे तो लोग एक ग्रुप बना लेते हैं और ग्रुप बना करके जो है वो लोगों की मदद करते हैं ताकि लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। तो उनके जो रूल रेगुलेशन है उसके ऊपर भी निगरानी रखी जाती है आरबीआई के द्वारा। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर अच्छे से क्लियर हो गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। तो सभी बच्चों को स्क्रीन पे क्वेश्चन आंसर दिख रहे होंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, साख के औपचारिक स्रोत से आप क्या समझते हैं। तो अभी हम लोगों ने बात की थी कि साख का जो औपचारिक स्रोत है वो आपको बेहद कम दर पर ऋण यानी पैसे उपलब्ध कराता है, उधार देता है। इसमें बड़े बैंक आ जाते हैं, सहकारी समितियां आ जाती है, इसके अलावा कुछ वित्तीय संस्थान आ जाते हैं। क्योंकि औपचारिक स्रोत के अंतर्गत सरकार क्या करती है, उन बैंकों के ऊपर नियंत्रण रखती है ताकि वो बैंक आप लोगों को एक निश्चित दर पर जो पैसे हैं वो उपलब्ध करा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यों पर एक नोट लिखें। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट में आरबीआई भी कहते हैं, जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, जिसका मुख्य काम क्या है, नोट जारी करना। ये एक मौद्रिक संस्था है जो मुख्य रूप से नोट जारी करने का काम करती है। इसके अलावा अन्य बैंकों के ऊपर निगरानी रखना इसका मुख्य काम है। अर्थव्यवस्था में नोटों की छपाई करना, नोटों की आपूर्ति कराना, यानी पैसों की आपूर्ति कराने का काम भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। अब सारे बच्चे थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, किसी एक समर्थक ऋण आधार का उदाहरण दीजिए। समर्थक ऋण आधार की बात करें तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि समर्थक ऋण आधार यानी परिसंपत्ति, यानी इंग्लिश में जिसे हम कोलेटरल कहते हैं,
कोई भी व्यक्ति जब किसी बड़े संस्थान से ऋण लेता है तो जमानत के तौर पर अपनी संपत्ति उसके पास गिरवी रखता है, जिसे हम परिसंपत्ति या समर्थक ऋणाधार कहते हैं, जिसके बदले में कोई व्यक्ति या फिर कोई बड़ा संस्थान उसे पैसा उधार देता है। तो इसमें आपकी जमीन आ जाती है, आपके क्या कहते हैं बाइक है अगर आपके पास है, कोई बड़ी मूल्यवान वस्तु है वो आ जाती है। इसके अलावा आप देखोगे इसके अंतर्गत आपके जो आभूषण है, जेवर है, वो आ जाते हैं। आपको मैंने इसमें एग्जांपल दिए हैं, भूमि, खेत, मकान, दुकान या फिर कोई भी आपकी अचल संपत्ति जैसे गाड़ी वगैरह हो गई, ये सारी चीजें जो है इसके अंतर्गत आती है, जो आपकी परिसंपत्ति का काम करती है। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि बैंकों के कार्य का वर्णन कीजिए। तो बैंक जो है वो एक वित्तीय संस्था होती है जिसका मुख्य काम होता है आपकी धनराशि को जमा करना और आवश्यकता पड़ने पर आपको ऋण उपलब्ध कराना। साथ ही साथ जब आपको आवश्यकता पड़ती है और आपने बैंक में पैसे जमा करा रखे हैं तो आप कभी भी जाकर के अपने पैसे वहां से निकाल भी सकते हो। इसके अलावा बैंक जो है वो आपके लिए कम से कम क्या कहते हैं जो इंटरेस्ट रेट है या फिर ऋण की जो दर है उस पर आपको कम से कम रेट पर पैसे उपलब्ध करा करके वित्तीय सहायता आपकी करता है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये पूरा जो वर्कशीट है वो क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आप लोगों के समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। अब सब बच्चे अपने स्क्रीन के ऊपर देखिए, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका साख का कौन सा स्रोत बेहतर है और क्यों। आप सबको पता है कि साख का जो औपचारिक स्रोत है वो अनौपचारिक स्रोत की तुलना में ज्यादा बेहतर है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब हम किसी बड़े बैंक से या किसी बड़े संस्थान से ऋण लेने के लिए जाते हैं या पैसे उधार लेने के लिए जाते हैं तो उनके अपने रूल रेगुलेशन या नियम होते हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है बैंक्स के लिए, जिसकी वजह से वो किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकते और हमें वहां से कम इंटरेस्ट रेट पे कम से कम ऋण की दर पे ऋण प्राप्त आसानी से हो जाता है। इसलिए आप देखोगे कि साख का जो औपचारिक स्रोत है वो अनौपचारिक स्रोत की तुलना में ज्यादा बेहतर है। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, आज की हमने इस वर्कशीट में बात करी है मुद्रा और साख के पार्ट 2, जिसमें हमने आरबीआई के बारे में पढ़ा, बैंक्स के बारे में पढ़ा, औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत के मध्य अंतर समझा। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो यूजफुल लगती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी इसे जरूर शेयर करें। तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।